सभी का नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर किन किन खबरों पर बात होगी वो भी आपको बताएंगे। और इस अगले 1 घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात भावना। सुप्रभात कृतिका, धन्यवाद। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। इस 1 घंटे में होने वाली है देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर। और जो महत्वपूर्ण खबर आज सुबह की है वो है महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों पर आज हो रहे मतदान। आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ये सीटें हैं और कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं आज चुनावी मैदान में हैं। इसके साथ साथ बात होने वाली है नेपाल की, क्योंकि नेपाल से आज 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। नेपाल में भूस्खलन की मार से 2 बसें जो हैं वो नदी में बह गई हैं और चालक समेत 63 लोग सवार थे। इसके साथ साथ नेपाल की जो बड़ी खबर कृतिका इस समय आ रही है वो है आज नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल को साबित करना होगा विश्वास मत, और तभी उनकी बच पाएगी सरकार। इससे जुड़ी तमाम अपडेट भी आप तक साझा करेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली से भी जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि अभी तक दिल्ली वासियों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो दिल्ली वासी सामना कर रहे हैं इस वक्त बिजली बिल के बढ़े हुए दामों का। तो इसको लेकर भी अपडेट्स, जो ताजा अपडेट है वो आपसे साझा करेंगे। इसके अलावा खबर होगी सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है फैसला। बिल्कुल। और इसके साथ ही बात करेंगे मौसम के हाल की, क्योंकि अगर यूपी के हम देखें तो यूपी के कई सारे जिले ऐसे जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ गए, लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर पर उतरकर एक अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। तो इन तमाम खबरों पर तो विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही अन्य खबरों का भी रुख करेंगे। इसके अलावा खबरें होंगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र में सत्ता का सेमीफाइनल आज। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए होगी वोटिंग। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच अहम मुकाबला। दिल्ली में बिजली बिल के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल। जनता से लूट के खिलाफ सचिवालय पर होगा प्रदर्शन। पार्टी सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की करेगी मांग। केजरीवाल को मिलेगी राहत या बढ़ेगा इंतजार। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अहम फैसला। यूपी में बाढ़ से बिगड़े हालात। ग्राउंड जीरो पर योगी आदित्यनाथ अफसरों को किया तलब। प्रदेश भर में आज आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने का अलर्ट। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज करेंगे विश्वास मत का सामना। विपक्षी दलों में नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल ने विश्वास मत के खिलाफ अपने सदस्यों को वोट देने के लिए व्हिप किया जारी। नेपाल में भूस्खलन से यात्रियों से भरी 2 बस त्रिशूली नदी में बही। दोनों बस में 65 यात्री थे सवार। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने हादसे पर जताया दुख। अमेरिका ने यूक्रेन को $225 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने की घोषणा की। जेलेंस्की ने नाटो सहयोगियों से रूसी क्षेत्र में यूक्रेनी हमलों पर प्रतिबंध हटाने का भी किया आग्रह। विंबलडन में इटली की जास्मिन पाउलिनी और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रिजिकोवा ने अपने अपने मुकाबले जीत। महिला एकल के फाइनल में बनाई जगह। पुरुष एकल के सेमीफाइनल में मेडवेडेव, अल्काराज और जोकोविच मुसेटी के बीच मुकाबला आज। तो शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुर्खियों के बाद। अब खबरें विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में सेमीफाइनल की, क्योंकि महाराष्ट्र में अगले 3 महीने में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। और आज महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है कृतिका। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।
आपको बता दें कि आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा और वोटों की गिनती शाम 5 बजे की जाएगी। वहीं राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन के 11 सदस्य 27 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इन्हीं रिक्तियों को भरने के लिए आज का ये चुनाव हो रहा है। और वहीं महायुति ने 9 उम्मीदवार खड़े किए, तो वहीं महाविकास अघाड़ी ने 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्रॉस वोटिंग के डर से महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी अब भावना कहीं ना कहीं शुरू होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा कृतिका ने, आपने सभी पार्टियों ने अपने विधायकों को कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में विधान परिषद का ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच पहला मुकाबला है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को अहम माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल भी साबित हो सकते हैं। तो बिल्कुल महाराष्ट्र में आज विधान परिषद की 11 सीटों पर आज मतदान होना है, लेकिन इन 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि 11 उम्मीदवार कौन से चुनकर सामने आते हैं। हालांकि आज अगर देखा जाए तो आज शाम 4 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद 5 बजे वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। बिल्कुल। और हमारे संवाददाता भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिशिर सेलार। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे ताजा अपडेट। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि मुंबई में महाराष्ट्र में बारिश के साथ साथ कहें तो सियासी पारा भी तेज होता जा रहा है और 11 सीटों पर आज होना है मतदान। 12 उम्मीदवार हैं। कौन कौन से दल के उम्मीदवार हैं और किस किस तरीके से अगर हम चुनावी समीकरण को समझें तो क्या है इन 11 सीटों का समीकरण? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर बात करें चुनाव की, खासतौर पर विधान परिषद के बात करें तो वो काफ़ी रोचक इसलिए हो चुका है क्योंकि जो सीटें हैं वो 11 है, उम्मीदवार 12 है। हालांकि ऐसे में अगर देखा जाए महाराष्ट्र के विधानसभा की अगर संख्या, सदस्य संख्या कुल देखे इस वक्त तो 274, हालांकि ये संख्या 288 है, लेकिन उसमें से कुछ विधायक जो है हालांकि उन्होंने इस्तीफा दिया है, कुछ जो है लोकसभा में चुन कर गए, तो ऐसे में सदस्य संख्या घटकर जो है 274 हुई है। अब 274 में से अगर देखा जाए ये 11 उम्मीदवार खड़े, अगर देखा जाए 12 उम्मीदवार खड़े, उसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें तो एनडीए की सीटें, तकरीबन 181 सीटें एनडीए की है। वही अगर बात करें महाविकास आघाड़ी की तो उनके पास 64 सीटें हैं और इसीलिए हमने देखा कि एनडीए ने इस बार जो है 9 उम्मीदवार जो है अपने खड़े किए हुए हैं। हालांकि महाविकास आघाड़ी ने भी 3 उम्मीदवार खड़े किए, तो ऐसे में देखना होगा कि एक उम्मीदवार जो कि अगर देखा जाए टैली में ज्यादा है तो वो कौन सा होगा और कौन सा उम्मीदवार जो है इसमें हार सकता है। हालांकि इस सभी के चक्कर में अगर देखा जाए पिछले कुछ दिनों से महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति की बात करें, जो विधायक है वो होटल में यहाँ पर रुके। हालांकि कारण ये भी दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से वोटिंग होती है, किस प्रकार से फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दिया जाना चाहिए, किस प्रकार से सेकेंड प्रेफरेंस वोट दिया जाना चाहिए, इसके बारे में जो है अभ्यास करने की जरूरत है और साथ ही साथ जो विधायक है उनको बताने की जरूरत है। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कह रही है कि एक ट्रेनिंग कैंप जो है वो जो सभी विधायक है उनके लिए यहाँ पर बनाया गया और इसीलिए सभी होटल में एक विधायक है जो कि जानेंगे किस प्रकार से वोटिंग होती है। ये कारण जो है पॉलिटिकल पार्टी से दिया गया है। लेकिन बात करें कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शिवसेना या फिर एनसीपी, इन सभी के विधायक अलग अलग होटल में यहाँ पे रुके हुए हैं और हमने देखा पिछले 2 दिनों से लगातार मुंबई में बैठकों का दौर जारी है। हालांकि आज सभी विधायक विधान भवन में आएंगे, विधान भवन में जो है ये वोटिंग की जाएगी और जैसे मैंने कहा कि एक पैटर्न होता है, तकरीबन 274 सीटें हैं यहाँ पे, तो ऐसे में 11 उम्मीदवार खड़े, तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, दूसरा प्रेफरेंस किसी उम्मीदवार को दिया जाएगा, इस पर अगर देखा जाए तो काफ़ी चर्चा हो चुकी है और अब देखना ये होगा कि कौन सा ऐसा एक उम्मीदवार है जिसको शायद जो है वोट कम पड़ सकते हैं। हालांकि इसमें सबसे अहम रोल होगा निर्दलीयों का। तकरीबन अगर बात करें तो 11 से 17 निर्दलीय जो है, लेकिन उसमें से ज्यादातर जो है उनका समर्थन बीजेपी को है। वही बात करें अन्य पार्टियों की जिसमें जन स्वराज्य पार्टी है, एमएनएस है, तो इन पार्टियों को भी और साथ ही साथ हम बात करें रजत ठाकुर की पार्टी जो है, इन सभी पार्टियों को जो है बहुजन विकास आघाड़ी है, इन सभी पार्टियों को महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है क्योंकि इनको विधायक है। अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किनको वोट करेंगे, तो ऐसे में विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये क्रॉस वोटिंग इसमें हो सकती है और इसीलिए विपक्ष ये कह रहा है कि सत्ता पक्ष जो अपने बल के दौर पर जो है देखा जाए तो निर्दलीय हो या फिर बाकी छोटी पार्टियां उनको अपने पाले में कर सकता है। तो वही सत्ता पक्ष कह रहा है कि उनके पास गणित जो है वो पूरी तरह से, उनका जो टैली है वो पूरी तरह से तैयार है, उनको कहीं क्रॉस वोटिंग की जरूरत नहीं है। हालांकि प्रत्यारोप और आरोप के बीच में देखना होगा किस प्रकार से आज वोटिंग होती है और 12 में से ऐसे कौन से 11 उम्मीदवार चुन के आते हैं।
बिल्कुल शलार, लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो आज का जो ये चुनाव है उसका सीधा असर महाराष्ट्र में अगले 3 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ता हुआ हमें नजर आएगा। बिल्कुल, हालांकि ये लिटमस टेस्ट जरूर कहा जा रहा है। इससे पहले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी के जो हौसले काफी बुलंद है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट उनको लोकसभा मिली है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए विधान परिषद के गणित काफी अलग होते हैं। उसमें खास तौर पर अगर बात करें जो विधायक है उनकी सदस्य संख्या अगर जिसकी पार्टी के पास ज्यादा होती है तो उनके पास एक एडवांटेज होता है। तो ऐसे में इस बार जहां तक महायुति की अगर बात करें, खासतौर पर बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इन तीनों की बात करें तो ऐसे में तीनों ने अपना खेमा मजबूत रखा हुआ है। और सिर्फ अपना खेमा ही नहीं बल्कि जो निर्दलीय उनके अपने पास जो है लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी जो है वो इसमें कितनी सफल होती है, क्योंकि जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी की बात करें तो एनसीपी मतलब शरद पवार पार्टी की तरफ से जयंत पाटिल को खड़ा कर दिया गया है। वही शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए मिलिंद नार्वेकर को इस चुनावी रण में उतारा गया है। कांग्रेस की तरफ से जो है प्रज्ञा सातव को जो है उतारा गया। प्रज्ञा सातव राजीव सातव की पत्नी है, वो इस बार जो है इस चुनावी रण में। तो ऐसे में ये 3 महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है। देखना ये होगा कि क्या महाविकास आघाड़ी के पास इतने मतों की संख्या है कि अपने तीनों भी उम्मीदवार वो चुन के ला सकते हैं। जी शिशिर, यहाँ पे जिस तरीके से आपने बात करी क्रॉस वोटिंग का डर हर दल पर इस समय मंडरा रहा है। ये तो 9 बजे जब वोटिंग शुरू होगी तब पता चलेगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कैलकुलेशन के बारे में। एक सीट जीतने के लिए अगर कितने वोटों की जरूरत है एक कैंडिडेट को? बिल्कुल, देखिए अगर रेशो की हम बात करें तकरीबन 274 के आसपास ये सीटें हैं जो इस वक्त जो हालांकि वोट करने जो सदस्य संख्या इस वक्त जो है वो 274 के आसपास। जैसे मैंने कहा कि कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दिया है, कुछ सदस्य जो लोकसभा में चुन के गए हैं, तो ऐसे में सदस्य संख्या 288 से घटकर 274 हो चुकी है। तो ऐसे में एक अगर बात करें सदस्य को चुनने के लिए तकरीबन 21 से लेकर 22 से 23 के बीच की सदस्य संख्या जो है वो अमूमन यहाँ पे ग्राह्य धरी जाती है। हालांकि यह अगर आंकड़ा देखा जाए तो ये गणित थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, सटीक गणित नहीं है ये। लेकिन जिस प्रकार से हमारी बात हुई जो ऑफिशियल्स है विधान भवन के, उनकी तरफ से कहा गया था कि ये जो रेशो का गणित है खासतौर पर अगर देखा जाए तो एक सदस्य चुनने के लिए आपको तकरीबन 21 से 23 या 24 विधायकों की जरूरत होती है। तो ऐसे में अगर इस पूरे गणित की हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 9 तो महायुति के हो गए और 3 महाविकास आघाड़ी के। तो ऐसे में एक ऐसा उम्मीदवार होगा जिसको वोट कम पड़ सकते हैं। लेकिन अभी कांग्रेस सबसे महत्वपूर्ण रोल महाविकास आघाड़ी में अदा कर सकता है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के पास अपने सदस्यों की संख्या तो पूर्ण है, लेकिन क्या महाविकास आघाड़ी में जो कांग्रेस है वो अपने सेकंड प्रेफरेंस एनसीपी के पाले में देता है या फिर सेकंड प्रेफरेंस शिवसेना के पाले में देता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। या फिर हम बात करें कि अगर खुद का ही अगर वोट उनको सिक्योर करना होगा तो कितने वोट जो है वो स्पेयर कर सकते हैं। ये तो गणित का अगर देखा जाए तो बेहद ही रोमांचक होने वाला है। 11 सीटें जरूर है लेकिन मुकाबला बेहद ही रोचक है। देखना होगा कि किस दल को कितना सीटें मिलती हैं और कौन से जो विधायक है वो चुनकर आते हैं। फिलहाल शिशिर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल इसी के साथ में खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे दिल्ली वासियों का हाल। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये अगली खबर है दिल्ली से जुड़ी हुई और दिल्ली वासियों को जल संकट के बाद अब बिजली के बढ़े हुए दामों की मार झेलनी पड़ेगी। भाजपा पार्टी बिजली बिल के खिलाफ सचिवालय पर प्रदर्शन करेगी और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करेगी। वहीं साथ ही अगर देखा जाए तो पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों ने साठगांठ करके जनता से पीपीएसी और पेंशन ट्रस्ट के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला है। दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली वासियों को दो तरह से लूट रही है। एक तरफ पीपीएसी के नाम पर 8.75% बिजली के बिल में बढ़ोतरी की गई, तो वहीं दूसरी ओर पेंशन के नाम पर 7% अतिरिक्त शुल्क लिया गया है और ये दोनों ही शुल्क बिल में बिना बताए बढ़ा दिए गए हैं, जिसके चलते दिल्ली के उपभोक्ताओं का बिजली बिल 1.5 गुना बढ़कर आ रहा है। दरअसल बिजली के मूल्य में हुई बढ़ोतरी मई के महीने से जोड़ी जाएगी, यानी 1 मई के बाद खर्च की गई बिजली का बिल बढ़े हुए दाम के साथ जोड़ा जाएगा। जुलाई में आने वाले बिलों में ये बढ़ोतरी नजर आएगी और यह 1 मई से 3 महीने तक के लिए लागू रहेगी। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि DERC की ओर से बुनियादी बिजली शुल्क में संशोधन ये नहीं किए जाने के बावजूद दिल्ली के लोगों को बिजली के बिलों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। साउथ और वेस्ट दिल्ली को बिजली की सप्लाई करने वाली BSES राजधानी पावर लिमिटेड BRPL का PPAC 35.83% तक बढ़ा है, जबकि ईस्ट और मध्य दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाली BSES यमुना पावर लिमिटेड BYPL का PPAC 37.75% तक बढ़ा है, जबकि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC जो शहर के सबसे पॉश इलाकों में पावर सप्लाई करती है, उसका PPAC सबसे ज्यादा 38.75% है। तो दिल्ली में बिजली के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और उससे दिल्ली वासी लगातार परेशान नजर आ रहे हैं कि कैसे एकदम उनके बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा आने लग गया है। उनको कोई बिना जानकारी के बाद उनके बिजली के बिल में जिस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिली है, आज भाजपा जो है इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाली है और हमारे संवाददाता भी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश निशाना, गिरीश आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जल संकट और जल भराव की स्थिति के बाद अब जो है जनता परेशान है बिजली के बिल के बढ़े हुए दामों से। भाजपा ये कह रही है, ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार ने बिना उपभोक्ताओं को बताते हुए डिस्कॉम ने पीपीएसी को अपने दाम बढ़ाने के निर्देश दे दिए। क्या पूरा मामला है ये? देखिए भावना, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के अंदर पहले दिल्ली जल संकट गहराया हुआ था, लोग पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान थे और अब जो है लोगों को कहीं ना कहीं मार पड़ी है। बिजली के जो दर हैं उसके अंदर इजाफा देखने को मिल रहा है। लोगों के बिल जो हैं वो काफी बढ़े हुए आ रहे हैं इन दिनों। हालांकि लोग सोच रहे थे कि गर्मी के अंदर उन्होंने खपत ज्यादा बढ़ा दी है उसकी वजह से है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंटरनली पीपीएसी और अन्य जो दरें हैं जो दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं बढ़वा दी हैं, उसकी वजह से जो मार है कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को सहन करनी पड़ रही है। हालांकि 200 यूनिट तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन 200 यूनिट से जैसे ही ऊपर हो जाता है तो उसके अंदर जो बिल है वो अपने आप इन दिनों लोगों का बहुत ज्यादा आने लगा है। ऐसे में दिल्ली की जनता को जो बिजली के जो दाम है, जो बिल है, वो बहुत ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। इसको देखते हुए आज खास तौर पर जो दिल्ली भाजपा है, वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आज प्रदर्शन करने वाले हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं कि इन दरों को वापस लिया जाए और जो दिल्ली की जनता है उनको बढ़ी हुई जो बिजली के दाम हैं वो देने ना पड़े, क्योंकि इन दरों की वजह से उनके बिजली के जो बिलों पर काफी असर पड़ रहा है। कई 1000 रुपए का असर दिल्ली की जनता के ऊपर देखने को मिल रहा है इन बिजली के बिलों के अंदर। और आज जो भाजपा है वो ITO पर शहीदी पार्क से लेकर दिल्ली सचिवालय तक ये प्रदर्शन करने जा रही है और हल्ला बोल पूरी तरह से बोलेगी दिल्ली सरकार के खिलाफ। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये दरों में जब बदलाव किया गया तो इसका जो सीधा असर है वो दिल्ली वासियों पर पड़ रहा है और जो बिजली के बिल हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया गिरीश आपका तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। ये भी दिल्ली से ही जुड़ी हुई है। दिल्ली में कथित आबकारी नीति से
घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। बिल्कुल, और इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस याचिका में कथित शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बता दिया है। तो वहीं शराब नीति केस में ईडी ने मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। 208 पेजों की इस चार्जशीट में केजरीवाल को इस पूरे मामले का किंगपिन और साजिशकर्ता बताया गया। चार्जशीट में कहा गया कि घोटाले से मिला हुआ सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है। तो केजरीवाल की आज की याचिका पर सुप्रीम सुनवाई है। केजरीवाल की याचिका ये कह रही है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। वो लगातार कहते आ रहे हैं ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और आज सुप्रीम कोर्ट में उसी गिरफ्तारी की से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होनी है। देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज उन्हें कोई रियायत देती है या नहीं। जी, और इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां नई दिल्ली में चल रही बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा और अहम दिन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिम्स्टेक सम्मेलन के पहले दिन कहा है कि हमने बिम्स्टेक के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें हासिल करने के लिए हमें मिलकर कोशिश करने और तमाम संसाधनों को उपयोग में लाने की आवश्यकता है। बिम्स्टेक यानी कि बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बहुआयामी सहयोग के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों को एक साथ लाती है। इस 7 सदस्यीय संगठन में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा है कि हम बिम्स्टेक में शामिल तमाम देशों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और वहीं 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक का आज दूसरा और अहम दिन है। 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में शामिल होने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रूस पहुंच चुके हैं। और इस ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के साथ ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई के संसद अध्यक्ष शामिल हैं। बिरला ने सम्मेलन से जुड़े विषयों पर भारत का पक्ष रखा है। इसके साथ ही उन्होंने नए सदस्य देशों के साथ ब्रिक्स फोरम के विस्तार की सराहना भी की है। और इसी के साथ में ओम बिरला ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के साथ भारत परस्पर सहयोग बढ़ाना चाहता है। ओम बिरला ने उभरते बाजारों और विकासशील देशों को एकजुट करने के लिए प्रति भारत की प्रतिबद्धता के साथ ही परस्पर सम्मान, समझ, समानता, पारदर्शिता, समावेशिता और आम सहमति के सिद्धांतों के प्रति भारत की निष्ठा के बारे में भी बात की। 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का मुख्य विषय समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसदों की भूमिका है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी बात होगी मॉनसून की। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात करते हैं मॉनसून की मार की। देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं मॉनसून की सक्रियता के चलते पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश के आसार हैं, जिनमें बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के ज्यादातर हिस्से शामिल हैं। बात करें दक्षिण भारत की तो तेलंगाना, तमिलनाडु और पुदुचेरी, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी झमाझम बारिश हो सकती है। और इसके अलावा पश्चिमी भारत में भी बारिश के आसार हैं। विशेष रूप से मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। तो मौसम विभाग ने जारी किया है कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट। और आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात भी करी जाए तो वहां पर भी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां ऑरेंज अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है। और जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हम बात करने वाले हैं अब उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कई जो नदियां हैं इस समय जलस्तर उनका नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और बढ़ने से 12 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई गांवों का संपर्क सड़क से टूट गया है और इन जिलों में 633 गांवों की 7,97,176 जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। बिल्कुल। और अगर इसमें कुछ खास जिलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बदायूं, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा और बलरामपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन सभी में शाहजहांपुर में खन्नौत नदी के पास बाद में गर्रा नदी के बाढ़ ने कहर बरपाया है। गर्रा नदी का पानी लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में पानी घुस जाने की वजह से वहां की सेवाएं ठप हो चुकी हैं। लगभग 250 मरीज दूसरे अस्पतालों में तुरंत ही वहां पर शिफ्ट किए गए। तो इसके अलावा आसपास की 15 से 20 कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोग जरूरी सामान लेकर पलायन करते हुए यहां पर नजर आए हैं। इसके अलावा खीरी के धौरहरा में प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने शारदा नदी के पार से 24 लोगों को सुरक्षित निकाला। पिछले 24 घंटों में डूबने से 1 और आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। शारदा, घाघरा, बूढ़ी राप्ती, कुआनों के साथ ही अब राप्ती के भी उफनाने से गोरखपुर में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही एवं क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे में लापरवाही बरतने वाले 5 जिले के एडीएम, एफआर और आपदा विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण तलब किया है। इन 5 जिलों के लापरवाह अधिकारियों को 2 दिन में अपना स्पष्टीकरण देना होगा। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त बलरामपुर और श्रावस्ती का गुरुवार को निरीक्षण भी किया और राहत सामग्री वितरित की। तो जिस तरीके से अगर यूपी की हम लगातार बात करें तो यूपी में इस वक्त 12 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आए। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में लखनऊ से हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 12 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर के अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि अभी उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, मैदानी हिस्सा है, वहाँ बारिश नहीं हो रही है, धीमी बारिश हो रही है जी। ये जो पानी है पहाड़ों पर हुई जबरदस्त बारिश का प्रभाव है जो नदियों में दिख रहा है। 12 जिले हैं, 33 तहसीलें हैं, 633 गांव हैं और लगभग 18 लाख की आबादी इससे प्रभावित है। और अगर आप देखिए तो करीब 1.5 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो प्रभावित है, जो फसलें हैं वो प्रभावित है, 18,000 से अधिक जो जानवर हैं वो प्रभावित हैं। तो एक बड़ी आबादी प्रभावित हो रही, बड़ा। और प्रशासन ने व्यवस्था की, मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर जगह पर। जिलाधिकारियों साहब ने स्वयं बताया कि 5 एडीएम एफआर को नोटिस दी गई कि आप कारण बताओ कैसे काम नहीं हो पा रहा। और जहां जहां बाढ़ के, देखिए घाघरा सरयू का जो हिस्सा है वहां लगातार बाढ़ आती। जब जब आप पहाड़ों पर बारिश होगी तो ये क्षेत्र कटान में आएंगे, जैसे श्रावस्ती है, बाराबंकी है, सीतापुर है, अयोध्या है। तो कई हिस्सों से लोग पहले ही कटान देखते हुए घर खाली कर दिए, बंधे बनाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ, ये प्राय बाढ़ आती थी अगस्त के महीने में, लेकिन जल्दी आ गई है। हमने जो व्यवस्था की उससे न्यूनतम खतरा है लोगों को, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों से सचेत रहने के निर्देश दिए हैं, किसी भी स्तर पर उससे निपटने के निर्देश दिए हैं जिससे किसी को दिक्कत ना हो।
रामेंद्र, जिन 12 जिलों की आप बात कर रहे हैं, अगर उनके जनजीवन की बात की जाए तो कितना अस्त व्यस्त हो गया है इस बाढ़ के कारण, और साथ ही साथ कई सड़कें भी हैं, उनका भी संपर्क टूट गया है, तो ऐसे में प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए, प्रशासन ने अपनी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी को उतार रखा है, जो फ्लड यूनिट है, और मुख्यमंत्री ने उन पीएससी के जवानों को सम्मानित किया जिन्होंने रेस्क्यू करके 24 लोगों को बचाया है। तो प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और पहले से तैयारी की गई है। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आना है उनको उचले क्षेत्र जहां पर लोगों को रोका जाना, वहां राशन सामग्री और एक किट पैकेट बनाई गई है जिसमें तमाम सामग्री वो उन तक पहुंचाई जा रही है। ये तो शहर के क्षेत्रों में पानी भर रहा है, जो एनएच के रोड है, गाँव में तो जबरदस्त हालात, पानी भर गया है, तो कट गए हैं पूरी तरह के। नाव चला के उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, स्टीमर लगाए गए हैं, तो इस तरीके से व्यवस्था की गई है। लेकिन दैवीय आपदा है, कोई ना कोई चुनौती का सामना उनको करना ही पड़ेगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यूपी के हालात हमने आपको दिखाए। अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं असम की, जहां बारिश कम होने की वजह से बाढ़ की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ प्रमुख स्थानों और सहायक नदियों जहां बुरहीटिंग और दिसांग और कुशियारा का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही बह रहा है। राज्य के करीब 13.9 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। राज्य के 26 जिलों के 2500 से अधिक गांव अभी भी जलमग्न हैं। 41,000 से अधिक बाढ़ पीड़ित 299 राहत शिविरों में रह रहे हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब 83 पहुंच चुकी है। कल बाढ़ के कारण कोई हताहत नहीं हुआ है। तो असम से ये अच्छी खबर ये आ रही है कि बाढ़ का जो कहर है वो कम हो गया है। हालांकि अभी भी कई जिले प्रभावित हैं और कई जिले जो हैं अभी भी जलमग्न हैं। लेकिन ताज़ा जानकारी हम डिब्रूगढ़ से ले लेते हैं हमारी संवाददाता सुबीना रॉय से। सुबीना, हम देख रहे हैं कि असम में बाढ़ से हालात थोड़े बेहतर ज़रूर हुए हैं, लेकिन क्योंकि बाढ़ ने कहर इतना ढाया है कि कई ज़िले जो हैं अभी भी जलमग्न हैं और कई लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ साथ सुबीना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बाढ़ ने जानवरों पर भी बहुत कहर ढाया है। कई जानवर जो हैं उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है इस बाढ़ में। जी, सुप्रभात भावना। जो बाढ़ का कहर है असम में हर साल होता है, और ये जो है असम का एरिया ऐसा है कि चारों तरफ से जो है पहाड़ों से घिरा है। इसलिए मेघालय हो या अरुणाचल हो या बाकी राज्यों में नागालैंड हो, तो उन सब में अगर बारिश होता है तो काफी सारे जो उनकी नदियां हैं वो यहाँ से प्रभावित हो, वहां से आके असम में आके फिर बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो इसलिए जो है असम का क्षेत्र जो ऐसा है, अरुणाचल से भी नदी आती है, फिर मेघालय से आती है, जो आपके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो इसलिए ब्रह्मपुत्र जो है कई सारे मेजर पॉइंट्स पे अभी भी डेंजर लेवल से ऊपर है, जैसे कि तेजपुर, न्यामाटी घाट, गुवाहाटी हो गया, धुबरी हो गया। फिर उसके बाद अभी ट्रिब्यूटरी है, पहले 9 नदियां थी जो डेंजर लेवल से ऊपर थी, लेकिन अब जो है कम होके 3 नदियों पे आ गई है, जो कि बुरहीटिंग है, कुशियारा है और और इस बार सारे लोग राहत हुए हैं, अफेक्टेड हुए हैं, और अभी जो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अभी 13 लोग हैं। लेकिन इसमें जो है भावना कई एनिमल्स भी जुड़े हुए हैं जो कि मारे गए हैं। ठीक है, इसमें अगर आप वाइल्ड लाइफ देखें, डोमेस्टिक एनिमल्स देखें, यहाँ की इकोनॉमी जो है काफी सारी एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो लोग जो है गाय रखती है और जो एनिमल्स है, स्मॉल एनिमल्स, तो उनको भी आहत होता है। तो वो भी एक तरीके से उन लाइवलीहुड को अफेक्ट करता है आम आदमी के। तो लेटेस्ट के मुताबिक जो है जो कितने एनिमल्स हुए वो है कि करीबन 4 लाख एनिमल्स, बड़े एनिमल्स को बचाया गया। ठीक है, फिर 3 लाख एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स को रेस्क्यू किया गया। फिर अगर हम टोटल लोगों की बात करें कि जो रिलीफ कैंप्स, राहत शिविरों में रह रहे हैं, वो 300 से कल ज्यादा राहत शिविरें बिठाए गए, जिसमें 40,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुबीना तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए। साथ ही वो उम्मीद भी करते हैं कि जल्द से जल्द जो हालात है वहां के वो सामान्य हो जाएं। तो नया सवेरा में इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब रुक कर लेते हैं देश की तमाम अन्य खबरों का फटाफट अंदाज में।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की 3 दिवसीय बैठक रांची में आज से 3 दिवसीय बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर आग्रह और उपक्रमों पर होगा विचार विमर्श। असम सरकार ने नवंबर में अपने कर्मचारियों को 2 विशेष छुट्टियां देने की घोषणा की है। असम में राज्य कर्मचारियों को 2 दिन का मैत्री पितृ वंदना के लिए विशेष अवकाश देने की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य खराब होने के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में भर्ती कराया गया है। राजनाथ सिंह एम्स के प्राइवेट वार्ड में भर्ती हैं। आपको बता दें कि कमर दर्द की शिकायत के बाद उन्हें एम्स ले जाया गया है। कावेरी पैनल ने कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए प्रतिदिन 1 टीएमसी पानी छोड़ने का दिया निर्देश। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के घर पर हुई थी बैठक। और इसी के साथ में नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी गविश का, जो कई सारे अखबारों की तमाम सुर्खियों के साथ इस वक्त मौजूद है। गविश, क्या कुछ है आज की अहम सुर्खियां? जी, सबसे पहले तो सुप्रभातम दर्शकों को हमारे, और बात हम अखबारों की सुर्खियों की कर रहे हैं तो पहली सुर्खी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो जुड़ी है ऊर्जा क्षेत्र से, जहां आपको बता दें कि ऊर्जा वार्ता सम्मेलन जो दिल्ली में संपन्न हुआ, वहां पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि आयात पर भारत की निर्भरता कम करने और किफ़ायती तथा टिकाऊ तरीके से ईंधन उपलब्ध कराने के लिए तेल एवं गैस की खोज तेज करने का आह्वान किया जाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने बताया कि अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अभिन्न अंग है और सरकार E&P में निवेश का बढ़ावा देने के लिए अपनी पूर्ण भूमिका जो है वह निभा रही है। अगली जो सुर्खी है वह है एयर ट्रैवल से जुड़ी, जहां नोएडा एयरपोर्ट पर विमानों का ट्रायल जो है जल्दी शुरू करने की बात की गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले रनवे का आंतरिक घर्षण परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है और दिसंबर तक उड़ानें शुरू करने पर सहमति अभी बनी है। यह सूचना इस प्रकाशित समाचार के अनुसार है। अगला जो समाचार है वो है नैतिकता से जुड़ा हुआ, जहां बात पितृऋण से उऋण होने की है तो असम सरकार ने एक पहल की है, जहां माता पिता की देखभाल के लिए असम सरकार ने 2 दिन की विशेष छुट्टी की घोषणा की है। असम सरकार अपने कर्मचारियों को यह छुट्टी देगी और यह भी साफ निर्देश किए गए हैं कि यह छुट्टी मनोरंजन के लिए नहीं है और जिनके माता पिता या सास ससुर नहीं हैं उन्हें इस छुट्टी से वंचित भी रखा जाएगा। अगला जो समाचार है वह है भारतीय एक तरीके से हेरिटेज से जुड़ा हुआ, जहां भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद ने अपनी शपथ जो है वो भगवद गीता पर हाथ रखकर ली है। आपको यह बता दें कि भारतीय मूल की 29 वर्षीय ब्रिटिश सांसद शिवानी राजा ने ब्रिटेन की संसद में श्रीमद् भगवद गीता पर हाथ रखकर यह शपथ ली और इस बार शिवानी के अलावा 27 अन्य भारतीय मूल के जो सांसद हैं वह इस बार हाउस में चुने गए हैं। अगला जो समाचार है वह है टेनिस खेल से जुड़ा हुआ, जहां पर भारतीय खिलाड़ियों के पास जूनियर फ्रेंच ओपन में प्रवेश का जो मौका है वह एक बार उनके सामने आया है। टोक्यो में होने वाले टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई वही खिलाड़ी कर सकेंगे जो कजाकिस्तान और चीन में क्षेत्रीय क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में खेलेंगे। आपको ये बता दें कि यह पहला मौका तब आएगा जब
रोला गैरो जूनियर सीरीज़ क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 16 से 25 अक्टूबर तक टोक्यो में इसे खेला जाएगा। तो ये कुछ तमाम खबरें हैं जो सुर्खियां हैं अखबारों में प्रकाशित की गई हैं। आइए अब चलते हैं और बढ़ते हैं आगे नया सवेरा में। गवीश, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम अखबारों की सुर्खियों को इतने कम समय में समेटने के लिए और हमारे दर्शकों तक प्रस्तुत करने के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ में नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अब अगली खबर का, जहां अगली खबरें हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण खबर आज नेपाल की संसद से आ रही है, क्योंकि आज नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज विश्वास मत का सामना करने वाले हैं। वहीं कल नेपाली कांग्रेस और CPN UML ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर उनके खिलाफ मतदान करने का निर्देश भी दे दिया है। सत्तारूढ़ गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी KP शर्मा ओली नीत CPN UML ने पिछले हफ्ते प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और नेपाली कांग्रेस के साथ सत्ता साझेदारी संबंधी समझौता किया था। तो आज नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की परीक्षा है, क्योंकि आज उन्हें गुजरना पड़ेगा विश्वास मत से, क्योंकि आज उन्हें संसद में पेश करना है विश्वास मत। और आपको बता दें कि पिछले हफ्ते जो उनकी गठबंधन की सरकार थी, पार्टी थी, उससे वो टूट गया और अब आज जो है नेपाल की संसद में प्रचंड को बहुमत साबित करना होगा। तो आज उनकी परीक्षा है। काठमांडू से हमारी संवाददाता श्वेता सिंह हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे कि 275 प्रतिनिधि सदस्यता सभा है नेपाल की, और हमने पिछले 16 सालों में देखा है कि 13 बार बदली है नेपाल की सरकार। ऐसे में जब प्रचंड आज जब बहुमत साबित करने की कोशिश करेंगे तो किस तरीके की मुश्किलें उनके पास सामने, क्योंकि अगर बात की जाए तो संसद में उनके पास सिर्फ 32 सीटें हैं। तो हमारे साथ श्वेता सिंह जुड़ेंगी। इससे पहले हम बात करें कृतिका, अगर नेपाल की, तो नेपाल में लगातार हम देख रहे हैं अस्थिरता का माहौल दिखा है और राजनीतिक लिहाज से लगातार सरकारें जो हैं वो बदलती हुई नजर आ रही हैं। अब प्रचंड को आज जो है वो बहुमत साबित करना है, तो संसद में जिस तरीके से वो आज बहुमत साबित करेंगे, मुश्किलें उनके लिए बढ़ी हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, मुश्किलें तो बढ़ी होंगी ही, लेकिन साथ ही DD न्यूज पर भी DD न्यूज इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए, क्योंकि जब प्रस्ताव जो विश्वास मत है वो जब सामने आएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो बाकी जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने अपने सांसदों को ये आदेश दे दिए हैं क्रॉस वोटिंग को लेकर के। तो ऐसे में सभी की नजर इस खबर पर, हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं कृतिका, आज जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री के लिए फ्लोर टेस्ट उनको से गुजरना पड़ेगा, विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। दोनों ही पार्टियां, आपको बता दें, नेपाल कांग्रेस और CPN UML जो हैं उन्होंने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है और जो प्रचंड की पार्टी है उसके खिलाफ जो है मतदान करने का निर्देश दिया है। काठमांडू से हमारी संवाददाता श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता, आपसे ताज़ा जानकारी लेना चाहेंगे। आज प्रचंड की परीक्षा है और प्रचंड को परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। क्या प्रचंड अपना प्रचंड बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं, ये तो देखना होगा, लेकिन मुश्किलें उनके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि संसद में उनके पास सिर्फ 32 सीटें हैं। जी कृतिका, ये स्पष्ट है कि किसी भी हालत में आज संसद में जो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीतने का प्रयास करेंगे वो संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो नेपाली कांग्रेस के पास लगभग 88 सीट्स है और CPN UML के पास आपका 79 सीट्स है। तो जो प्रचंडा की पार्टी थी उन्होंने अपने 32 मेंबर का जो उनका टीम है उसको वो मैजिक नंबर लेकर के वो हर समय प्रधानमंत्री का पद पा रहे थे, चाहे वो नेपाली कांग्रेस के साथ जुड़ करके सरकार बनाए या CPN UML के साथ जुड़कर सरकार बनाए। मगर आज जब दो मुख्य पार्टियां साथ आ गई हैं तो ये बहुमत में है और पुष्प कमल दहल की जो पार्टी है मायूस सेंटर, उनके पास सिर्फ 32 सीट बच गया है, तो किसी भी हालत में वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत नहीं पाएंगे। बस प्रयास प्रधानमंत्री प्रचंड ये कर रहे हैं कि किसी तरह वो खींच रहे हैं अपने प्रधानमंत्री पद के समय को, ताकि अब जो भी मंशा हो, बस समय खींचा जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई चांस नहीं है उनके विजयी होने का। तो आज तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि नेपाली कांग्रेस और
यूएमएल बनाएंगे और प्रथम जी, इससे पहले भी श्वेता हम देख चुके हैं कि केपी शर्मा ओली और देवबा पहले ही नए सरकार की गठबंधन की तैयारियां पूरी कर ली हैं और विचार विमर्श शुरू हो गया है कि किस तरीके से इन दो पार्टियों में समझौता होगा। कहा जा रहा है कि आधे टाइम दोनों जो हैं वो सरकार संभालेंगे। जी, इनफैक्ट अगर आप देखें तो किसी भी पॉलिटिकल लीडर के पास ये ब्लैक एंड व्हाइट में तथ्य नहीं है कि बंटवारा कैसे कैसे हुआ है। बस ये मौखिक रूप से कहा जा रहा है कि प्रथम 1.5 वर्ष में आपके केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके उपरांत आपके देवबा जी बनेंगे, मगर कहीं भी ब्लैक एंड व्हाइट में लिखित तौर पे नहीं है। क्योंकि यही बात प्रचंडा ने परसों, अगर आप मुख्य धारा की मीडिया की बात माने तो उन्होंने ये कहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। केपी शर्मा ओली ने मुझे परसों तक ये कहा है कि ऐसी कोई हस्ताक्षर। श्वेता, लेकिन यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थितियां बनी क्यों जो है सीपीएन यूएमएल ने अपना जो समर्थन है प्रचंड की पार्टी से ले लिया और आज प्रचंड को विश्वास मत हासिल करना पड़ रहा है। देखिए, अगर आप देखें तो जो शुरू में सीपीएन यूएमएल के चेयरपर्सन ये बात कही कि उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए जी, तो वो प्रधानमंत्री प्रचंड के साथ मिलकर सरकार बनाए रख सकते थे। बट ये जो है कि वो प्रधानमंत्री कब बनेंगे इस बात की स्पष्टता नहीं थी और ये ऐसा प्रधानमंत्री का पद लोग चाह रहे हैं। माने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसी पद की इच्छा के कारण से आप देखेंगे सभी पार्टियां अपने अपने अच्छे मंत्री पद के लिए एग्रीमेंट करती हैं कि मुझे ये गृह मंत्रालय मिलना चाहिए, मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलना चाहिए। तो इस तरह का जो बंटवारा होता है, इस बंटवारे में अगर कोई भी पार्टी असंतुष्ट होती है तो वो फिर हाथ खींच लेती है। तो इस बार यही हुआ है कि जबकि आप देखें 79 सीट सीपीएम यूएमएल के पास है और 32 सीट प्रचंडा के पास थी, तो बनना अगर मेजोरिटी के तौर पे देखें तो बनना इनको चाहिए था अगर प्रधानमंत्री बनना है, बट प्रचंडा ने आर्म ट्विस्टिंग किया। जी श्वेता, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और इसी के साथ में नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुनिया भर की कुछ और खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। नेपाल में भूस्खलन के कारण 2 बस त्रिशूली नदी में बह गई। इन दोनों बसों में 65 यात्री सवार थे। ये हादसा आज तड़के 3:30 बजे हुआ। फिलहाल घटनास्थल पर बचाव अभियान का काम जारी है। नेपाल के पीएम प्रचंड ने हादसे पर दुख जताया है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $225 मिलियन के नए सुरक्षा पैकेज की घोषणा की। इसमें पैट्रियट मिसाइल बैटरी, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और मिसाइलों के लिए अतिरिक्त गोला बारूद समेत अन्य सामान शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नाटो सहयोगियों से रूस में लक्ष्यों के खिलाफ लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है। जेलेंस्की ने कहा कि ऐसा करना मॉस्को के साथ जंग में गेम चेंजर साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम जीतना चाहते हैं और देश की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें सभी प्रतिबंध हटाने होंगे। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए विनाशकारी आतंकी हमले को लेकर अपनी पहली जांच रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में सुरक्षा खामियों का जिक्र किया गया है। स्लोवाकिया के हाई टाट्रा पहाड़ों में अचानक आई बाढ़ से 2 पर्यटकों की मौत हो गई। 16 पर्यटकों का एक समूह एक आश्रय स्थल में छिपा हुआ था जो बाढ़ की चपेट में आ गया। जब तक बचाव दल उनके पास पहुंचे तब तक समूह के 4 लोग घायल हो गए और 2 की मौत हो गई। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात कारोबार जगत की। अंदाज फटाफट।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि खुदरा महंगाई के 4% पर आने तक ब्याज दरों में कटौती का इंतजार करना होगा। शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई को लक्ष्य के अनुरूप लाने का काम उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, लेकिन 4% का लक्ष्य अंतिम पड़ाव है जो आसान नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी की वृद्धि दर को 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ जमा पर ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% करने को मंजूरी दी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में डीमैट अकाउंट की संख्या जून में 42 लाख से बढ़कर 16.2 करोड़ हुई है। भारत की गोल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 2030 तक 25,000 रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। इस दौरान 15,000 करोड़ रुपए का निवेश इंडस्ट्री में देखने को मिल सकता है। तो ये थी कारोबार जगत की तमाम खबरें और उसके बाद में अब रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का फटाफट अंदाज में। इटली की जैस्मिन पाओलिनी ने विंबलडन के महिला एकल के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त पाओलिनी ने क्रोएशिया की डोना वेकिच को 2-6, 6-4, 7-6 से हराने में सफलता पाई। खिताबी मुकाबले में पाओलिनी का सामना बारबोरा क्रेजिकोवा से होगा। चेक गणराज्य के बारबोरा क्रेजिकोवा ने चौथी वरीयता प्राप्त में एलेना रायबाकिना को हराकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई। क्रेजिकोवा ने मुकाबले को 3-6, 6-3, 6-4 से अपने नाम किया। पुरुष एकल में आज दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज का सामना 5वीं वरीयता प्राप्त रूस के डेनियल मेडवेडेव से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना इटली के लोरेंजो मुसेटी से होगा। दूसरी वरीयता प्राप्त 7 बार के चैंपियन जोकोविच लगातार चौथे साल फाइनल में जगह बनाने के उद्देश्य से कोर्ट पर उतरेंगे। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले के दूसरे ही दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ मेजबान इंग्लैंड ने अपना शिकंजा कस लिया है। दूसरे दिन वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी 79 रन के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए। वेस्टइंडीज अपनी दूसरी पारी में इंग्लैंड से अभी भी 171 रन पीछे चल रही है। बेन स्टोक्स के टेस्ट में 200 विकेट पूरे हो चुके हैं। क्रिकेट के इतिहास में बेन स्टोक्स तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट में 6000 रन बनाने के साथ ही 200 विकेट भी लिए हैं। बीसीसीआई ने जुलाई और अगस्त में श्रीलंका के दौरे के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका दौरे पर भारत को 3 T20 और 3 वनडे मैच खेलने हैं। श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान वानिंदो हसरंगा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। वो खिलाड़ी के रूप में टीम में बने रहेंगे। और अब खबरें फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी आज मुंबई के बांद्रा कुर्ला सेंटर के जियो सेंटर में होगी। तो वहीं शादी में मेहमानों को लाने ले जाने के लिए अंबानी ने 3 फाल्कन 2000 जेट किराए पर लिए हैं। इन कार्यक्रमों के लिए 100 से अधिक निजी विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के लिए मुंबई पहुंच चुकी हैं। उन्हें बारिश के बीच कार से उतरकर अपने फैंस का अभिनंदन करते हुए देखा गया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में कई अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भी आएंगे और इसी सिलसिले में किम कार्दाशियन और उनकी बहन क्लोई कार्दाशियन भी मुंबई पहुंच चुकी हैं। शिव शक्ति पूजा से ईशा अंबानी का लुक अब सुर्खियों में है, जिसमें वह एक रॉयल लुक देते हुए लहंगे में नजर आई। इस लहंगे को तैयार करने में कारीगरों को 4000 घंटे लगे। फिल्म बैड न्यूज की रिलीज से पहले विकी कौशल ने अपनी अगली फिल्म छापा को लेकर हिंट दिया है। उन्होंने इस फिल्म के इमोशनल और फिजिकल इंटेंसिटी के बारे में बात की। उनके मुताबिक इस मूवी ने उन पर काफी गहरा प्रभाव डाला है। द शाइनिंग और नैशविले फेम अभिनेत्री शैली डुबेल टेक्सास में स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस लेकर दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।
अभिषेक बच्चन अपनी मां और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन और बहन श्वेता के साथ वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में माथा टेका। इस दौरान उनके साथ पिता अमिताभ, पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराध्या नजर नहीं आई। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम की और जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और इसी के साथ चले नया सवेरा के आज के इस अंक में वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं राजस्थान विधानसभा के नए डिजिटल म्यूजियम की झलकियों के साथ। जी हाँ, राजस्थान विधानसभा का ये जो डिजिटल म्यूजियम है वो अपने आप में नायाब है और इसकी राजनीतिक विरासत को इसमें दिखाया गया है। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए, इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए, आपका दिन अच्छा रहे, इसी मनोकामना के साथ मुझे, कृतिका और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया